नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम इस वीडियो श्रृंखला में देख रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत पिछले वीडियोस में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, केंद्र राज्य संबंध हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत हमने इससे पहले केंद्र जो आपका संघ है, इसकी प्रकृति देखी, किस प्रकार की प्रकृति है ना। भारतीय संघ की प्रकृति क्या है। प्रकृति के बाद फिर हम लोगों ने केंद्र राज्य विधायी संबंधों को देखा। केंद्र राज्य के मध्य किस प्रकार के विधायी संबंध हैं, तो उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि केंद्र राज्य विधायी संबंध जो हैं वो केंद्र की तरफ झुके हुए हैं। अब जो अगले संबंध हैं वो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत हम उनका क्षेत्र देखेंगे। केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है, तो केंद्र का क्षेत्र कहाँ तक है, राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है, किन किन विषयों पर प्रशासन का अधिकार केंद्र को है, किन किन विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार राज्य सरकारों को है, किन किन मामलों में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, लोक सेवाओं की स्थिति क्या है, और लोक सेवाओं के बाद जो प्रमुख पद है राज्य का, राज्यपाल जो कि प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती। इन सब के आधार पर हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। तो सबसे पहले हम देख लें कि प्रशासनिक संबंध होते क्या हैं। तो प्रशासनिक संबंध अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य जो कार्यपालिका संबंधी तालमेल होता है कि कौन से कार्य केंद्र सरकार को करना है, कौन से कार्य राज्य सरकार को करना है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रशासनिक संबंध कहा जाता है। कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, किस कार्य के लिए कौन जवाबदेह है ना, इन सबको मिला जुलाकर प्रशासनिक संबंध कहा जाता है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। न केवल यहाँ पर प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, अपितु संविधान के कुछ अलग हिस्सों में भी ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करते हैं। जैसे कि हम बात करें आपातकाल के जो आर्टिकल्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो भी केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की झलक आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये तो था प्रशासनिक संबंध होते क्या है ना। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिका संबंधी जो तालमेल है, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन। जैसा कि मैंने फ्रेमिंग में आपको बताया कि हम किन किन बिंदुओं के आधार पर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, तो अगर मैं बात करूँ तो केंद्र की, जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, पहला बिंदु हमारा था क्षेत्र के आधार पर। तो इसमें है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है, जबकि राज्य की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार केवल राज्य के क्षेत्र में है। ठीक है, मान लीजिए कोई केंद्रीय संगठन है, कोई केंद्रीय संस्था है, तो जो उसका अधिकार क्षेत्र होता है वो संपूर्ण भारत होता है। वहीं जो राज्य की कोई संगठन है या संस्था है या राज्य का कोई अधिकारी है, तो उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अपने राज्य तक शामिल होता है। जैसे कि बात करूं कि अगर भारत सरकार का मुख्य सचिव की बात करूं तो उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। वहीं राज्य सरकार के अगर मुख्य सचिव की बात करूं तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव का जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य तक सीमित है। तो प्रशासनिक शक्ति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति केंद्र की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, संपूर्ण भारत हो जाता है, और राज्य का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, केवल राज्य तक सीमित है। ठीक है, अगला विषयों के आधार पर, तो यहाँ पर अगर बात करूं कि जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, उन विषयों पर प्रशासन करने की शक्ति भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। जैसा कि मैंने आपको विधायी संबंधों में बताया था कि
विधान बनाने की शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को। तो केंद्र सूची के जितने भी विषय हैं उन पर प्रशासन करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और राज्य सूची अर्थात जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल क्या बनाते हैं, विधि बनाते हैं, उन पर प्रशासन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास होता है। वही मैं बात करूं कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही क्या करती हैं? प्रशासन करने का कार्य करती हैं। तो ये तो हुई बात विधि बनाने की। तो विधि बनाने की शक्ति जिन जिन विषयों पर है उन विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार भी उन्हीं सरकारों को होता है। यह बात क्लियर। तीसरी अगर मैं बात करूं तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के तहत केंद्र द्वारा राज्य को प्रशासनिक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु था निर्देश, तो प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र सरकार राज्यों को प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकती है। और अगर कोई राज्य इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या इनका पालन नहीं करता है तो उसे अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। अगर केंद्र ने किसी विषय पर निर्देश दिया राज्य सरकार को और राज्य सरकार उस निर्देश का या तो पालन नहीं करता है या पालन करने में विफल रहता है तो ये माना जाएगा कि भाई जो राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो कैसा है? विफल है। अगर राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और इसका व्यावहारिक परिणाम ये होगा कि आर्टिकल 365 को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है। और 356 जैसा कि मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी तो सारी प्रशासनिक शक्तियां किसमें निहित हो जाएंगी? केंद्र सरकार में निहित हो जाएंगी। तो राज्यों को केंद्र के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी प्रशासनिक निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो इसे क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता को आधार बनाते हुए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा बिंदु था निर्देश के आधार पर। चौथा था केंद्र राज्य के प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान। तो अगर हम बात करें प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र व राज्य अपनी आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियां एक दूसरे को दे सकते हैं। केंद्र अगर चाहे तो कुछ शक्तियां राज्य को दे सकता है, अगर राज्य चाहे तो अपनी शक्तियां किसको दे सकता है? केंद्र को दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार व उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कृत्य सौंप सकता है। उदाहरण के लिए कोई कार्य करने के लिए उत्तरदायी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्य सरकार की सहमति से उन शक्तियों को राज्य सरकार के अधिकारियों को भी क्या कर सकता है? सौंप सकता है। और सेम इसी तरह से राज्य भी अपनी शक्तियां व कृत्य केंद्र सरकार को की सहमति से केंद्र सरकार को सौंप सकता है। अच्छा, यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की यहां सहमति होना अनिवार्य है। जब तक दोनों पक्ष सहमति नहीं देंगे तब तक एक दूसरे के प्रशासनिक कृत्यों को एक दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता है। तो प्रशासनिक कृत्यों को एक दूसरे को सौंपने के लिए दोनों की सहमति का होना अनिवार्य। आगे अगर मैं बात करूं तो लोक सेवा,
तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ ये जान लें हम कि जो लोक सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा व अखिल भारतीय सेवा। अब इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है? तो जो केंद्रीय सेवा होती है ये पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके जो कर्मचारी हैं, इसकी जो नियुक्ति है, प्रशिक्षण है, नियंत्रण है, ये सब किसका रहता है? केंद्र सरकार का रहता है। कोई केंद्र सरकार के लिए ही कार्य करते हैं। राज्य सेवा राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। प्रशिक्षण, भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण सभी शक्तियां किसको होती हैं? राज्य सरकार को होती हैं। और तीसरी है अखिल भारतीय सेवाएं। सबसे इंटरेस्टिंग है अखिल भारतीय सेवाएं। अभी आपके यहाँ कितनी है? 3 है ना? कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन कौन सी 3 अखिल भारतीय सेवाएं आपके यहाँ हैं, है ना? पहली IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरी IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरी IFS, है ना? इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सी है? फॉरेस्ट सर्विस है ना? इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका चयन और प्रशिक्षण का कार्य तो केंद्र सरकार करता है, जबकि इन सेवाओं में जो अधिकारी होते हैं केंद्र व राज्य दोनों के अधीन कार्य करते हैं। और जब वे किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो उन पर तात्कालिक नियंत्रण मतलब तो राज्य सरकार का होता है। मतलब सामान्य अगर मैं बात करूं कि उनका स्थानांतरण करना, उनकी पदोन्नति करना, ये सब नियंत्रण तो राज्य सरकार का होता है। लेकिन अंतिम नियंत्रण की अगर मैं बात करूं तो अंतिम नियंत्रण किसका बना रहता है? केंद्र सरकार का उन पर बना होता है। इसलिए जब हम केंद्र राज्य संबंधों में विवाद वाली स्थिति देखेंगे कि कहां कहां किन किन मुद्दों पर केंद्र राज्य संबंधों में विवाद है, जो कि अगले वीडियोस में अगला टॉपिक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के मध्य तनाव है। मतलब प्रशासनिक के बाद हम अगला देखेंगे वित्तीय संबंध, और फिर अगला टॉपिक हमारा यही है केंद्र राज्य के मध्य तनाव के कारण। तो जब हम केंद्र राज्य के मध्य तनाव के कारण देखेंगे तो उसमें एक प्रमुख कारण अखिल भारतीय सेवाएं भी है ना, क्योंकि इन पर अंतिम नियंत्रण किसका बना रहता है? केंद्र सरकार का। कार्य कहाँ करते हैं? राज्यों में कार्य करते हैं। देखें SP हुए, कलेक्टर हुए, ये सब अखिल भारतीय सेवाओं के होते हैं। राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं, पूरे जिले का प्रभार इन्हीं के पास होता है, पर नियंत्रण इन पर किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो कई बार ये केंद्र के लिए कार्य करते हैं, है ना? केंद्र का एजेंट भी माना जाता है, जैसे राज्यपाल को माना जाता है वैसे इनको भी एक प्रकार से माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के आधार पर राज्य की कार्यपालिका, है ना, यानी जो राज्यपाल का पद होता है, राज्य की कार्यपालिका के जो प्रमुख का पद है, राज्यपाल का जो पद है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद संभालता है। और राज्य की लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल करता है। आप ध्यान रखिएगा, आप जो PSC के थ्रू सिलेक्ट होने वाले हैं, PSC केवल एक सिफारसी आयोग है। वो आपका मतलब उस चयन सूची में नाम आ जाना का अर्थ ये नहीं कि आपको वो नौकरी मिल ही जाएगी। मान लीजिए आपने प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया और इंटरव्यू पास कर लिया और आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, तो आप ये नहीं दावा नहीं कर सकते नहीं हमें जॉब दिया ही जाए। जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, जब तक राज्यपाल उसको स्वीकृत नहीं कर देते हैं, तब तक आपको उस पद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। PSC कैसा है? एक सिफारशी आयोग है। वो सिफारिश करेगा कि अमुक व्यक्ति, अमुक छात्र या छात्रा
इसे डिप्टी कलेक्टर का पद दिया जाए। हमने इसका क्या किया है, एग्ज़ाम लिया है और ये उसमें योग्य पाया गया है, तो इस व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर का पद दिया जाए, इस व्यक्ति को डीएसपी का दिया जाए, इस व्यक्ति को जिला आबकारी का दिया जाए। तो एक प्रकार से पीएससी क्या करता है, केवल सिफारिश करता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल आपको नियुक्त करता है ना। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं वो कौन करता है, राज्य की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का कारण है, केंद्र राज्य के संबंधों में ये भी एक विवाद का कारण है, क्योंकि ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है और केंद्र के ही हित में पूरे कार्य करता है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक शक्तियों का वितरण भी किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में है ना। आपको इससे पहले जो हमने जैसे ही भारतीय संघ की प्रगति देखी थी उसमें मैंने एक लाइन कही थी, अगर उस समय आपने नोट डाउन ना की हो तो अभी कर लें, तो आपको प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वो लाइन कुछ इस प्रकार थी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात विनाशी राज्य मतलब यहाँ हम राज्यों का क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, राज्यों को समाप्त कर सकते हैं, पर किसी भी स्थिति में केंद्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते हैं। वहीं अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, मतलब वहाँ राज्यों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, केंद्र को समाप्त कर सकते हैं, राज्य को नहीं। वहाँ के 50 राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं, मतलब वो 50 देश बना सकते हैं जब भी चाहें, पर भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए प्रशासनिक शक्ति हो, चाहे विधायी शक्ति हो, चाहे वित्तीय शक्ति हो, ये सारी शक्तियां केंद्र के पक्ष में है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया है ना। तो ये थे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। एक बार अब आप इसका रिवीजन कर लीजिए, है ना। आप मैं स्लाइड चला देता हूँ, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि फिर हम देख लें आपातकाल की स्थिति में किस प्रकार से इनके संबंध रहेंगे। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहा था। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को हमने क्षेत्र के आधार पर, विषय के आधार पर, निर्देश देने के आधार पर, लोक सेवाओं के आधार पर और प्रमुख पद जो राज्यपाल का पद है उसके आधार पर हमने देखा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य क्या है। तो जो केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिका संबंधी जो तालमेल हैं, मतलब विधियों को क्रियान्वित करने के संबंध में जो तालमेल हैं, जो विधायी संबंधों में हमने देखा था विधि निर्माण, और उसके बाद अब विधि निर्माण होने के बाद उन विधियों को क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करने के संबंध में जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रशासनिक संबंध। ये संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक हैं। साथ ही संविधान के अन्य भागों में भी क्या है, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो क्षेत्र के आधार पर हमने देखा कि केंद्र का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, राज्य का जो क्षेत्र है वो अपनी राज्य की सीमा तक ही सीमित है। विषयों के आधार पर हमने देखा तो केंद्र सूची के सभी विषयों पर केंद्र सरकार को प्रशासन का अधिकार है, राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य सरकार को प्रशासन का अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही क्या करती हैं, प्रशासन करती हैं। अच्छा, यहाँ केंद्र सरकार भी कर सकती है ना, ये ध्यान रखिएगा, पर सामान्यतः राज्य सरकार करती है। प्रशासनिक निर्देश जारी करने की जो बात की थी कि भाई केंद्र सरकार प्रशासनिक निर्देश राज्यों को जारी कर सकती है, यहाँ पर प्रशासनिक निर्देश जारी करने और उनको मानना
राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। अगर राज्य सरकार उन निर्देशों को नहीं मानती या मानने में विफल रहती है तो उसे आर्टिकल 365 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा, जिसको आधार बनाते हुए, जिसको बेस बनाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि केंद्र राज्य आपसी सहमति से क्या कर सकते हैं, शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना? आपसी शक्तियों से एक दूसरे को अपनी प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति राज्य सरकार को दे सकती है और राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति केंद्र सरकार को दे सकती है। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो लोक सेवाओं की स्थिति, तो हमने बताई 3 प्रकार की लोक सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा। केंद्रीय सेवा पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, राज्य सेवा पर राज्य सरकार का और अखिल भारतीय सेवाओं पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का, किंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में जो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख का पद है, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और राज्य की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये थे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और उससे जुड़े हुए मुद्दे, है। अब हम यहां पर एक और चीज देखेंगे, आपातकाल के समय केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं उनकी क्या स्थिति रहती है। तो आपातकाल की उद्घोषणा होने पर, चाहे वो 352 के तहत हो, चाहे 356 के तहत हो, चाहे वो 360 के तहत हो, 352, 356 और 360 3 के आधार पर आपातकाल लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, है ना। तो 352 या 356 या 360 किसी के भी आधार पर आपातकाल लगा हो, उस समय केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाते हैं। क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, तो पहला चेंज 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या उसकी उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को ये शक्ति हासिल हो जाती है कि वो किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे। सामान्य समय में केंद्र सरकार कुछ मामलों में ही आदेश दे सकती है, जबकि आपातकाल के समय यह शक्ति बहुत अधिक विस्तारित हो जाती है ना। तो 352 अगर लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है कि आप ये कार्य करें, है ना। और फिर वो कार्यों करना राज्य सरकार के लिए क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है। जब 360 के तहत, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है, तो राज्य की सरकार क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है ना। 356 जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य की सारी प्रशासनिक शक्तियां, संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है। जितनी भी राज्य की प्रशासनिक शक्तियां हैं, 356 जब लगा हो राज्य में, तो वो किसके हाथ में आ जाती हैं, केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासन चलाता है। सामान्यतः वो राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां किसको सौंप देता है, राज्यपाल को, लेकिन जरूरी नहीं है, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। आम बोलचाल की भाषा में से राज्यपाल शासन भी कह दिया जाता है, पर यह राज्यपाल शासन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासन चला सकता है। वो प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, राज्यपाल भी हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति को भी वो क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है।
तो सारी प्रशासनिक शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? 356 जब लगा हो तो केंद्र सरकार के पास आ जाती है। 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने किन्हीं या सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है कि भाई आप वर्ग 1 के और वर्ग 2 के या सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते क्या कर दें? उनमें कटौती कर दें, और जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है ना, राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है। तो ये आपातकाल के समय प्रशासनिक संबंधों की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध क्षेत्र के आधार पर, विषयों के आधार पर, निर्देश देने के आधार पर, लोक सेवाओं के आधार पर, जो प्रमुख पद हैं जैसे राज्यपाल, उसके आधार पर हमने देखा। फिर उसके बाद हमने केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध आपातकाल के समय उनकी क्या स्थिति हो जाती है, जब 352 लगा हो या 356 लगा हो या 360 लगा हो तो उस समय क्या स्थिति हो जाती है, इस चीज को हमने देखा। अब आप इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नोट डाउन कर लीजिए, है ना, कि क्या क्या प्रश्न केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, इस बात को सिद्ध कीजिए। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, इस बात को सिद्ध कीजिए। तीसरा प्रश्न यह बन सकता है कि आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की स्थिति का वर्णन कीजिए। आपातकाल के समय केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि तो बन सकते हैं प्रशासनिक संबंधों से। एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज करना चाहें, प्रशासनिक संबंध भाग 11 256 से 263 तक दिए गए हैं। केंद्र का जो क्षेत्र है संपूर्ण भारत है, जबकि राज्य का केवल उसके राज्य तक सीमित है। केंद्र सूची पर प्रशासन करने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर राज्य को है, समवर्ती सूची पर सामान्यतः राज्य को है। केंद्र को राज्य को निर्देश देने की शक्ति है और निर्देशों का पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य है, वरना केंद्र क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये एक दूसरे को अपनी प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। लोक सेवाओं की स्थिति बताएं तो केंद्रीय सेवाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, राज्य सेवाओं पर राज्य सरकार का, और अखिल भारतीय सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है। जो प्रमुख पद है, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख का जो पद है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, और राज्य की जितनी भी प्रमुख प्रशासनिक पदों पर जितनी भी नियुक्तियां हैं वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर हमने देखा आपातकाल के समय प्रशासनिक संबंध 352 में राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। 356 में पूरी प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, और 360 में केंद्र राज्य को ये कह सकता है कि वो अपने कुछ कर्मचारी या लगभग सभी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर दे। तो ये थे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, है ना। तो इससे संबंधित जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं वहीं के वहीं आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा।
सारे डाउट्स या कोई शब्द जो नहीं समझ में आपको आ रहा हो तो उन शब्दों के अर्थ भी वहीं के वहीं मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।